Hello viewers, welcome. As I promised, I am back with a new video on Waqf Amendment Act 2025. आज हम डिस्कस करेंगे कि इस अमेंडमेंट एक्ट के आने से क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, क्या रीजंस हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को इससे ऑब्जेक्शंस हैं और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है उसके ऊपर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ग्राउंड्स के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी ने थ्रू द सीनियर एडवोकेट्स हेडेड बाय मिस्टर कपिल सिब्बल इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए जान लेते हैं फ्रेंड्स मेजर ग्राउंड्स में से। आइए देखते हैं सबसे पहला ग्राउंड जहां पर सेक्शन 3 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट के क्लॉज आर में ये चेंज लाया गया है कि एक वही इंसान जो ये शो कर पाए कि मैं पिछले 5 सालों से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी को एज वक्फ डोनेट कर सकता है। इस पिटिशन में इसको चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 15 क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा इन द अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद कहा गया कि ये आर्टिकल 300A को भी वॉयलेट करता है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी तरह डिस्पोज करे, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसके साथ ही साथ कहा गया कि आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट करता है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू प्राइवेसी। अपने पर्सनल मैटर्स में मैं किसी को नहीं शो करूंगी कि मैंने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैंने कितना फास्ट रखा, मैंने कितने दिन मैं हज पर गई या नहीं गई, मैंने कौन से बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो किया कि नहीं किया, या फिर मैं मंदिर गई, मैंने पूजा की या नहीं की, मैंने क्या चीज़ की, मैं अपना क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्या मेरा फेथ है, दैट इज माई पर्सनल मैटर। आई एम नॉट बाउंड टू शो इट टू एनीबडी। तो दैट इज माई राइट ऑफ प्राइवेसी विच इज गारंटीड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसको भी वॉयलेट करता है, ऐसा इस पिटिशन में कहा गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पर आ जाइए जो कि है वक्फ बाय यूजर को डिलीट करना। इसको पिटिशन में चैलेंज किया गया और कहा गया है कि आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है। 14 को किस तरह वॉयलेट कर रहा है? क्योंकि बाकी कम्युनिटीज और रिलीजन्स के जो रिलीजियस एंडोमेंट्स बाय यूजर है वो एज इट इज मेंटेन्ड है, सिर्फ वक्फ बाय यूजर को डिलीट कर दिया गया है। दूसरा ये कि क्योंकि ये एक इस्लामिक लॉ से रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है, जो हिस्टोरिकली भी रिकॉग्नाइज्ड है, कल्चरली भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये आर्टिकल 25 एंड 26 को भी वॉयलेट कर रहा है, जो कि गारंटी करता है एक सिटीजन ऑफ इंडिया को अपने फेथ को प्रोफेस करना और अपने इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना। कुछ इस तरह समझिए इसको फ्रेंड्स कि एक्स कोई एक इंसान है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए। मान लीजिए कोई एक स्कूल या कॉलेज बनवा दिया या हॉस्पिटल बनवा दिया। उसके जो भी लीगल ईयर्स हैं, उसके डिसेंडेंट्स हैं, वो उसको फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और लॉन्ग टाइम से वो चला आ रहा है, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ पर आकर अचानक से उसको डिलीट कर दिया जाता है इस अमेंडमेंट के थ्रू और कहा जाता है कि नहीं, अब से ये वक्फ नहीं रहा। अब आप क्या कीजिएगा? अब जितने भी ईयर्स हैं वो आकर उस पर क्लेम कर लेंगे कि इसमें मेरा भी शेयर है और मेरा भी शेयर है, और अचानक से एक ओवरफ्लो ऑफ लिटिगेशन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि जो वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बहुत ज़माने से एक रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज होती चली आ रही है, इस प्रिंसिपल को अयोध्या जजमेंट में भी रिकॉग्नाइज किया गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राउंड, सेक्शन 3 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट में एक और प्रोविजन जोड़ा गया है, सेक्शन 3A, जिसमें कहा गया है कि वक्फ अलल औलाद जो बनाया जाएगा तो उसकी वजह से किसी के भी इनहेरिटेंस राइट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता है, मैन या वुमेन के। तो फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस वो चीज़ है, एक इंसान के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस तरह डिवॉल्व होगी, उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। वक्फ एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वक्फ में आप अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अगर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो उसको वक्फ कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रोविजन का क्या यूज है या क्यों बनाया गया, क्यों डाला गया है इसको, ये अभी भी इसमें कंफ्यूजन है और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या समझ में आता है। एक और बात मैं बता दूं कि हिंदू लॉ में भी जो मिताक्षर और दयाभागा दो स्कूल्स हैं, तो दयाभागा स्कूल के अंदर एज फार एज योर फादर इज अलाइव, आप उनकी प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में मैं
आपका ओनर होने वाला हूँ, आपका लीगल ईयर होने वाला हूँ आपके प्रॉपर्टी का, तो इसीलिए मुझे मेरा शेयर आज ही दे दिया जाए। मिताक्षरा लॉ इसको अलाउ करता है, लेकिन दयाभागा नहीं अलाउ करता है। इसी तरीके से मुस्लिम लॉ भी अलाउ नहीं करता है कि कोई भी सन या डॉटर अपने फादर की लाइफ में उसकी प्रॉपर्टी में से अपने शेयर को क्लेम करे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोविजन तो प्रोस्पेक्टिव ईयर्स को अलाउ कर देगा कि वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर पहले से ही अपने इनहेरिटेंस राइट्स को क्लेम कर सके। तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी अगेंस्ट द मुस्लिम लॉ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट राउंड है इस पिटिशन का सेक्शन 3C को लेकर। सेक्शन 3C एक प्रोविजन डाला गया है जिसमें कहा गया है कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो डिस्प्यूट में है, आपको बता दें कि ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्प्यूट जिनके ऊपर चल रहा है, तो सारी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को एट वंस वक्फ नहीं माना जाएगा, नॉन वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाएगा जब तक कि डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है। तो जो प्रॉपर्टीज जिस भी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज हो रही थी वो होना बंद हो जाएंगी एट वंस। इस पिटिशन में कहा गया है कि इस प्रोविजन से गवर्नमेंट को बहुत ही आर्बिट्रेरी एक्शन लेने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ग्राउंड है इस पिटिशन का कि इसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिसरिगार्ड किया गया है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, देख लेते हैं नेचुरल जस्टिस का, नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉसा, जिसका मतलब है कि नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन कॉज। कोई भी अपने खुद के मैटर में, अपने खुद के कॉज में जज नहीं बन सकता है। जो जज साहब होते हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के या अपने किसी भी रिलेटेड या फ्रेंड या किसी भी ऐसी चीज़ में वो जज नहीं, एज जज नहीं एक्ट कर सकते हैं जिसमें वो पर्सनली इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे क्या है कि डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, लैंड्स के ऊपर, मान लीजिए गवर्नमेंट के और वक्फ बोर्ड के ऊपर कि ये वेदर दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपने जज किसको बना दिया है, कलेक्टर को। कलेक्टर को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी हैं और जो ट्राइब्यूनल की पावर्स थी उसको खत्म कर दिया है। तो कलेक्टर जो है वो अपने ही मैटर में, बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो वो अपने ही मैटर में खुद जज है। साथ ही डिसरिगार्ड कर रहा है एक और प्रिंसिपल को नेचुरल जस्टिस के, जो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड, यानी जो भी पार्टी है जिसके अगेंस्ट में आप डिसीजन ले रहे हैं उसको एक बार अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है बिफोर टेकिंग एनी एडवर्स डिसीजन। तो इसको यहाँ वॉयलेट किया जा रहा है। यहाँ पर एट वंस, विदाउट हियरिंग, विदाउट गिविंग द मुतवल्ली एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यहाँ पर डिसीजन कलेक्टर ले सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ग्राउंड है इस पिटिशन का कि जो भी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में आ गई हैं वक्फ प्रॉपर्टीज, उनके वक्फ कैरेक्टर को इमीडिएटली एक्सटिंग्विश कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस पिटिशन की कंटेंशन ये है कि ये प्रोविजन आर्टिकल 25 एंड 26 को वायलेट कर रहा है, इस तरह कि सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस साइट्स जहां पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं सेंचुरीज से, उसके वक्फ कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया है। साथ ही ये भी कंटेंशन है कि ये आर्टिकल 14 और 15 का भी वायलेशन है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, जैसे जगन्नाथ जो है पुरी में एक टेम्पल, और साथ ही एक विरूपक्ष जो हम्पी में एक टेम्पल है, वो ASI लिस्टेड है, लेकिन वहां पर स्टिल दे कंटिन्यू टू बी द रिलीजियस एंडोमेंट्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है फ्रेंड्स इस पिटिशन के अंदर, वो सेक्शन 3E को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मेंबर शेड्यूल्ड ट्राइब का अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता है। इसमें पिटिशनर्स की कंटेंशन ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो मेंबर है, अगर वो मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो उसका जो कैरेक्टर एज शेड्यूल्ड ट्राइब है वो नहीं बदलता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है अपने प्रॉपर्टी को वक्फ करने से। तो ये उसका आर्टिकल 25 एंड 26 का वायलेशन है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसको पिटिशन के अंदर आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी देता है, उसका भी वायलेशन कहा गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आ जाता है वो आ जाता है सेक्शन 107 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट को लेकर, जिसमें कहा गया है कि द लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल अप्लाई टू द वक्फ्स ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पिटिशनर्स का कंटेंशन ये है कि ये अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट है। प्रिंसिपल एक्ट जो बनाया गया था वो वक्फ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और इस अमेंडमेंट एक्ट का भी मैं दोबारा से ज़रा इसके नाम को आप देख लीजिए। इसमें कहा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट।
तो इसका जो पर्पस है वक्फ को एम्पावर करना और प्रोटेक्ट करना और एफिशिएंट बनाना, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। दूसरी बात, ये कंटेंशन ये है इसके अंदर कि आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, क्योंकि बाकी के जो रिलीजियस एंडोमेंट्स हैं उस पर लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई नहीं होता है। फ्रेंड्स, जो लास्ट मेजर ऑब्जेक्शन है इस पिटिशन के अंदर वो सेक्शन 83 को लेकर है, जिसमें वक्फ ट्राइब्यूनल्स के डिसीजंस को फाइनल जो होते थे उस वर्ड को फाइनल को ओमिट कर दिया गया है और उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है, उसके पावर और ज्यूरिसडिक्शन को। तो क्योंकि ऐसा बाकी किसी भी ट्राइब्यूनल के साथ नहीं किया गया है, इंडिया के अंदर मैंने बताया था स्पेसिफिक एरियाज के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स होती हैं, तो क्योंकि किसी ऐसे ट्राइब्यूनल के साथ ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल्स के साथ ही ऐसा किया गया है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना जरूरी है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का या किसी भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होने के बाद भी उसको एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। यानी पहले भी ऐसा नहीं था कि वक्फ ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। तो ये तो थे कुछ ऑब्जेक्शंस जिनको ग्राउंड बनाकर चैलेंज किया गया है इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में। अब आ जाइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों पर नजर डालते हैं। एक चीज होती है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि मॉन्टेग एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने 1748 में इस थ्योरी को दिया था, जिसमें कहा गया है कि बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हों, और 3 ऑर्गन्स उसके बताए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिससे कि पावर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो किसी एक ही एंटिटी के पास, और ये खास तौर से डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब फ्रेंड्स, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों ज़रूरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स? ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो की जाती है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है इसको जानने के लिए वापस चलिए 1973 में केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 11 जज बेंच बैठी और उसने कहा कि सवाल ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। इसके ऊपर पहले भी कई मरतबा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो जवाब ये आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 7/11 की मेजॉरिटी से रूल किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ही अमेंड किया जा सकता है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर या डिस्ट्रॉय ना हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है सवाल ये आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ फैक्टर्स दे दी गई मेजर सी कि ये चीज़ें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएंगी, जिसमें से थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यहाँ इस थ्योरी को बताने का मकसद ये है कि इस एक्ट ने इस थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिसरिगार्ड किया है और वॉयलेट किया है। किस तरह किया है? क्योंकि डीएम जो है या कलेक्टर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन जुडिशरी का काम है। यहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी एग्जीक्यूटिव को वो काम दे दिया जो जुडिशरी का था। एक और मेरा छोटा सा ऑब्जेक्शन है या कहिए कि कंफ्यूजन है, आप लोग अपनी ओपिनियन बताइए इसके बारे में कमेंट करके, कि जब नॉन मुस्लिम्स को मैंडेटरी कर दिया है मेंबर्स होना वक्फ की गवर्नेंस में, वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में, तो फिर इस प्रोविजन को क्यों हटा दिया गया कि नॉन मुस्लिम्स डोनेट भी कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को चैरिटेबल पर्पसेस के लिए एज वक्फ। एक और पॉइंट पर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी और आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहती हूँ मैं कमेंट्स में। जो मुझे इसका ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है अमेंडमेंट का, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द वक्फ्स, और जो प्रिंसिपल एक्ट 1995 का, उसका भी जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है वो भी कहता है कि वक्फ्स को प्रोटेक्ट करना इसका मकसद है। तो फिर प्रिंसिपल एक्ट के 52A को इन्होंने यहाँ पर चेंज किया, अमेंड किया, और उसमें अगर मुतवल्ली अपने ड्यूटीज़ को ठीक से डिस्चार्ज नहीं करता था तो जहां उसका पनिशमेंट 2 इयर्स का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता था, उसको घटा कर दिया गया सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस वर्ड को हटा दिया गया। साथ ही वो ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता था और यहाँ पर इन्होंने उसको बेलेबल बना दिया है और नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है। तो मुझे लगता है इसका ये प्रोविजन भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई लोगों को कहते हुए सुना कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो कि 2 लाख से ज़्यादा है इंडिया के अंदर, उनका बहुत ही जो जनरेशन ऑफ इनकम है वो बहुत कम है, बहुत ही लेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि वक्फ का पर्पस कभी भी इनकम जनरेशन नहीं था, रेवेन्यू जनरेशन नहीं था, बल्कि इसका मकसद पब्लिक वेलफेयर था। इसका मकसद था कि वो कम्युनिटी को हेल्प करे, कम्युनिटी में पब्लिक को
जैसे कि मैंने कई एग्जांपल्स दिए थे कि लोन्स देना इसका एक मकसद था, लोन्स विदाउट इंटरेस्ट। कई बार ग्रेन्स दिए जाते थे लोगों को, किसानों को जिनके पास खेती की ज़मीन है लेकिन उगाने के लिए ग्रेन्स नहीं है, तो ग्रेन्स दे दिया गया कि आप इससे उगा लीजिए, फिर जब आपकी क्रॉप आप हार्वेस्ट करिए तो उतना ही अमाउंट ऑफ ग्रेन, ज़्यादा नहीं उससे, क्योंकि इंटरेस्ट अगेंस्ट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, उतना ही ग्रेन आप वापस कर दीजिए। फिर वो ग्रेन लेकर, वो ग्रेन का जो भी क्वांटिटी है वो वक्फ है, उसको फिर अगले साल दूसरे किसान को दे दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वेलफेयर करना इसका मकसद है, इसका मकसद जनरेशन ऑफ इनकम कभी भी नहीं था। अब कई सारे प्रॉपर्टीज़ में हम कहते हैं कि 100 रुपये पे किराए पे दिया हुआ है, तो क्योंकि स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, अगर वो प्राइम लोकेशंस पर उनको दुकान मिल जा रही है या अपना बिजनेस चला पा रहे हैं बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रेंट देकर, तो ये भी एक पब्लिक वेलफेयर ही हो रही है। एक और सवाल फ्रेंड्स बार बार आ रहा है, रिपीटेडली लोग कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम डेटा को देखें तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ओनर है प्रॉपर्टी का वो कैथोलिक चर्च है, जबकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2.3% है और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 14.2% है। जबकि देखा जाए तो कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें इन्होंने 14,429 कॉलेजेस एंड स्कूल्स खोले हुए हैं, 1086 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और 1826 हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज हैं। जबकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो अलग अलग हॉस्पिटल्स, मुसाफिर खाने और रोड्स एंड ब्रिजेस और इंक्लूडिंग द वक्फ अल औलाद भी है जिसके अंदर, और मस्जिद और मदरसाज भी हैं, तो ये सब मिलाकर सिर्फ 38 लाख एकर्स है, यानी कि अराउंड 15 लाख हेक्टेयर्स। साथ ही फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ले चलना चाहती हूँ 2-3 सेंचुरीज पहले लैंड की कीमत बहुत ही कम थी। जमींदार्स होते थे, नवाब्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करती थी और वो छोटी छोटी सर्विसेज के लिए, यहाँ तक कि अगर कोई उनका छोटा सा काम करके जाता था तो उसको भी कोई ना कोई एक लैंड अलॉट कर दिया करते थे। कैश नहीं चलता था कि फला लैंड तुम ले लो। जो इंसान जो भी किसी की ज़मीन में क्रॉप्स लगा रहा होता था उसको दे दी जाती थी, और ओवर द टाइम आफ्टर द जमींदारी एबॉलिशन तो बहुत सारी लैंड्स को ऐसे ही दे दिया गया कि जो जिस ज़मीन को हार्वेस्ट कर रहा है वो उसी की हो गई। तो फ्रेंड्स पहले ज़मीन की कीमत उतनी नहीं थी, तो लोग चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़मीनें दे दिया करते थे, वक्फ कर दिया करते थे। आज जो लगता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो वक्फ के नाम पर है, तो क्योंकि एक्चुअली प्रॉपर्टी की कीमत उस टाइम पर उतनी नहीं थी जितनी आज है, इसलिए सुनने में लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अचानक से कहाँ से आ गई हैं। और भी ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो मुझे लगता है मेरी इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।